गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर्स का क्लास ना। आपको बार बार कहते हैं वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम से कम देखिए तब न सीखिएगा। देखबे नहीं करते तो घंटा सीखिएगा। देखा कीजिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, चीज समझिएगा, सीखिएगा, कंटिन्यू रहिएगा। आप लोग कमेंट भी नहीं करते, वीडियो पर कमेंट किया करिए। जहाँ दिक्कत हो, जो बातें नहीं समझ में आए उस पर दिक्कत किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। अपने प्रॉब्लम बताइएगा तब न उसमें हम सुधार करेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग समय समय की देख रहे करंट अफेयर्स। इन सभी चीजों को आप हर एक एग्जाम में, भारत का कोई भी पेपर देते हैं, चाहे वनडे एग्जाम हो या फिर मेंस वाली एग्जाम हो, ठीक है, या सिविल सर्विस हो, सभी में आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं आज का क्या है टॉपिक। परिसीमन आयोग। क्या? परिसीमन आयोग। आप जानते हैं पहले परिसीमन किसको कहते हैं? परिसीमन का अर्थ क्या होता है? सीमा निर्धारित करना। क्या निर्धारित करना? सीमा। ये बोर्ड है ना, इस बोर्ड है, परि मतलब चारों, परि मतलब चारों, और सीमन मतलब रेखा खींचना। ये भैया रेखा तो हम जाके डिडीर नहीं ना पा रहे हैं, काल्पनिक रहता है, मुजावानी रहता है, कह दिया जाता है यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र ना। तो क्षेत्रों में बांटना, तो भैया क्षेत्र में कैसे बांटेंगे? आबादी के आधार पर। किसके आधार पर? आबादी के आधार पर। तो कहीं कहीं आप देखिए आबादी इसलिए चुनते हैं क्योंकि किसी किसी राज्य का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, कहीं कहीं छोटा है ना, तो आबादी लेते हैं। तो आबादी पर करने में ज्यादा सहूलियत रहता है। क्षेत्र के आधार पर करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहां जनसंख्या रहबे नहीं करेगा ना। और दोनों में थोड़ा सा क्लैश है। ठीक है, तो देखिए परिसीमन आयोग यह एक क्या है? संविधान निकाय है। क्या है? संविधानिक निकाय। संविधान में, भारतीय संविधान में इसका चर्चा बकायदा किया गया, संविधान के भाग 5 में। ठीक है ना, जहाँ केंद्र सरकार की बातें आती है, ठीक है, उसमें चर्चा किया गया। ये क्या है? संविधानिक आयोग। तो देखिए आयोग दो तरह के, एक संवैधानिक, एक संवैधानिक। सांविधिक और संवैधानिक। जो संविधान में जिसका उल्लेख है उसको संवैधानिक, जिसका संविधान में उल्लेख नहीं उसको क्या कहते हैं? सांविधिक। मतलब विधायिकाओं के द्वारा उसको बनाया जाता है। क्लियर है चीजें? ठीक है, अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 82, कितना बच्चा? अनुच्छेद 82, 82, आर्टिकल 82 में कहा गया कि प्रत्येक, कितने? प्रत्येक जनगणना के बाद राज्यों के लोकसभा के सीटों का आवंटन और सीमाएं तथा क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा। राज्यों के लोकसभा के सीटों, सीमाओं और क्षेत्रों का आवंटन किया जाएगा। जैसे अपना मान लेते हैं तमिलनाडु एक राज्य है ना, तमिलनाडु एक राज्य है। तो भैया तमिलनाडु में राज्य में लोकसभा का सीट, क्या? लोकसभा का सीट कितना है भैया? अभी फिलहाल कितना है? 39 है। 39 है लोकसभा का सीट। 39 लोकसभा के सीटों में भैया कैसे बांटेंगे? तो जनसंख्या के आधार पर बांट दिया कि आबादी को लेकर के इसको 39 क्षेत्र में बांट दीजिए ना, ताकि वहां से क्या होगा? इलेक्शन करवाना, चुनाव लड़वाना आसान हो जाए। उसकी सीमाएं निर्धारित की जाती। जैसे अभी हम लोग बिहार से बेगूसराय में है ना, अपना लोग बेगूसराय में है, बेगूसराय है बिहार में ना। तो बेगूसराय का लोकसभा का सीट देखिए, क्या चीज बच्चा मेरे? लोकसभा का सीट। बिहार में टोटल कितना है? 40 लोकसभाएं सीट है। कितने हैं? 40 लोकसभाएं सीट है। तो 40 लोकसभा सीटों में बेगूसराय का, आप इधर वहां इधर देखिए, दलसिंहसराय के आसपास ना, इधर आप चले जाइए बलिया खगड़िया के आसपास, थोड़ा सा बॉर्डर जो लगता है, ठीक है, इधर चले जाइए आप दक्षिण पश्चिम में, इधर चले जाइए फिर दक्षिण में, लखीसराय मोकामा के पहले ना, इन सभी क्षेत्र को किसमें रखा गया? बेगूसराय के से। तो भाई ये किसके द्वारा निर्धारित किया गया? सीमा परिसीमन आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? परिसीमन। अच्छा सर एक बात होगा, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो रिटायर्ड सेवानिवृत्त जो होते हैं ना, रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय के, उनको ही बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा भैया। अच्छा ये भी जरूर नहीं कि उनको ही बनाएंगे, जरूरी नहीं है कि उनको ही हम बनाएंगे। हो सकता है लोग संसद की राष्ट्रपति हो, संसद के लोगों मिलकर द्वारा किसी को चुन लिया जाए अध्यक्ष। ठीक है, देखिए उसके बाद क्या है? संविधान के अनुच्छेद 170 में आपने ध्यान रखना, 82 में किसके लिए? लोकसभा के लिए। 82 में लोकसभा के लिए। अनुच्छेद 170 में राज्यों के विधानसभा के लिए।
जिसको एमएलए नहीं, क्या कहते हैं आप लोग, एमएलए कहते हैं। जिसको विधानसभा के जो संसद कैंडिडेट होते हैं, प्रतिनिधि, उसको क्या कहते हैं, या विधानसभा का जो क्षेत्र होते हैं, एमएलए ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भैया विधानसभा का क्षेत्र सीमा और सीटों का आवंटन करता कौन, अनुच्छेद 170। ध्यान में रखना है आपने, अनुच्छेद 170 किसमें, राज्य के लिए विधानसभा के सीटों का आवंटन करते हैं। देन उसके बाद करा, अब तक भारत में 4 बार, कितना, 4 बार, कब कब, पहली बार 1952 में, दूसरा बार 1963 में, तीसरी बार 1973 में, चौथी बार 2002 में, चौथी बार 2002 में परिसीमन किया गया था। क्या किया गया था, परिसीमन किया गया था भैया, क्षेत्रों की संख्या, क्षेत्रों का क्या क्या बनावट संरचना की भैया, इस किस में आ जाएगा, बेगूसराय विधानसभा में आता है, लखीसराय में आता है, किस में आता है ना, तो उसमें लेकर के कर दिया जाता है, हुआ है 4 बार। परिसीमन आयोग के अनुसार 1971 के जनगणना पर, क्या बेटा मेरे, 1971 में जो जनगणना हुआ था उसी का आधार वर्ष बना करके प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर, कितने लाख पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधित्व होगा। कितना बेटा मेरे, एक संसदीय क्षेत्र उसको घोषित किया गया। 10 लाख की आबादी पर एक संसदीय क्षेत्र को घोषित किया गया, घोषणा किया गया, ठीक है। 1971 में भारत की आबादी कितना थी, 54.8 करोड़, 54.8 करोड़। 1971 में भारत की आबादी कितना थी, 54.8 करोड़। अभी वर्तमान में 146 करोड़ है, लगभग 3 गुना ज्यादा हो गया ना, हो 3 गुना ज्यादा हो गया। तो अभी भैया संसद में, लोकसभा में 720 सीट है, तो सीट भी 3 गुना होना चाहिए। आबादी जिस हिसाब से बढ़ा, तो आबादी की देख रेख आप आबादी पर बना रहे, क्षेत्र के हिसाब से भी बनाते हो ना। यही सभी बातों लेकर के ये विवाद में भी रहा है, ठीक है। और तो और देखिए क्या करा भैया, 1971 के जनगणना के अनुसार बिहार को 40, कितना, बिहार को 40 सीट, तमिलनाडु को 39 संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया। इतना ही नहीं भैया, उत्तर प्रदेश को, क्या, उत्तर प्रदेश में कितना है, यूपी में 75 है बेटा, कितना है, 75 में। सबसे ज्यादा लोकसभा का सीट कहाँ पर है, यूपी में। अगर मान लो एक मत से किसी भी राज्य में, यूपी में एक ही पार्टी को वोट आ जाए, तो वह काहे नहीं लोकसभा में चुनाव जीत जाएगा ना, उस पार्टी का चुनाव काहे नहीं जीतेगा। अगल बगल से फिर कुछ ना, ऐसा थोड़ा ना होगा कि भैया यूपी में खाली जीतेगा और कहीं नहीं होगा। भारत में 28 राज्य आए, और क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश है 8 वो, उन सभी में 36 में से कहीं भी तो सीट मिलवे करे, काहे नहीं होगा उसका प्रतिनिधित्व। क्लियर चीजें, तो यहाँ तक देखिए 75 सीट है, क्लियर है बेटा। अब देखिए 1976 तक, प्रत्येक जनगणना के बाद क्या कह रहा, 1976 तक, 1976 तक देखिए बेटा, आप जानते हैं जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, 1881 में ना, 1800, प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना की जाती थी, ठीक है। और वहां से चलते आया, अभी आप लोग जानते हैं आपके यहाँ 2011 का जनगणना हुआ था लास्ट में, 2011 का, 2011 में 21 में होना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण, कोरोना काल के कारण नहीं किया गया। हाल में जनगणना का रिपोर्ट लिया गया ना, जाति आधारित जनगणना हुई। तो जो भी हुआ भैया अपना, उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज देखिए, 2023-24 में क्या जनगणना का रिपोर्ट आ गया था, 21 के बदले, तो थोड़ा डिले हुआ है। उसी को लेकर क्या कर भैया, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के नए सिरे से सीटें निर्धारित। यहाँ पर प्रतिनिधित्व की ना संख्या बढ़ाया, ना आबादी की संख्या बढ़ाया, बल्कि क्या किया, क्षेत्र सीमा को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया। कल तक में मान लो, उदाहरण में, कल तक में पप्पू का घर किसी दूसरे संसदीय क्षेत्र में आता था ना, इसमें परिवर्तन करके पप्पू को क्या कर दिया, बेगूसराय में ला दिया ना, उदाहरण के रूप में समझना है, ठीक है। क्लियर चीजें, तो आप देखिए 2001 के जनगणना के अनुसार क्या कहा भैया, 2001 में, 2000, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है, 2001 के जनगणना के
आधार पर वर्ष 2002 में परिसीमन की सीमा 2026 तक बढ़ा दी गई। कहां तक? 2026 तक। कहा भैया बीच में इसमें चेंज नहीं होगा। बीच में 2011 की जनगणना आया ना हो, 2011 की जनगणना आया तो बोला भैया 2011 में नहीं होगा। जो सीट निर्धारित है यहाँ पर 2002 में, वो कहां तक चल जाएगा? 26 तक। कहां तक? 26 तक। अब 26 आने वाला 25 है, तो ये गर्माहट मचल। ठीक है, एक तो देखिए आबादी भी ज्यादा हो गया, उसके बाद फिर जनसंख्या टाइम टाइम ड्यूरेशन भी। अगर देख लो बात नहीं बनेगी तो फिर इसी को बरकरार रखा जाएगा। बात बन जाए, बात बनना भी चाहिए क्योंकि आबादी देख रहे हैं 3 गुना ज्यादा हो गया, सभी का प्रतिनिधित्व भी मिलेगा। चलिए, तो यहाँ तक देखिए। अब परिसीमन की आलोचना भी की जाती है, ये आप लोगों के लिए दिए हैं इतना समझने के बाद। देखिए परिसीमन की आलोचना किस आधार पर? कुछ राज्य में जनसंख्या का अनुपात कम है, खास करके दक्षिण के राज्यों में जनसंख्या कम है, क्योंकि भैया उसने जनसंख्या पर रोक लगाया, जनसंख्या नियंत्रण किया। अपने यहाँ क्या है? उत्तर भारत में जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यहाँ पर आबादी अधिक है। अगर जनसंख्या पर निर्धारित होकर परिसीमन किया जाएगा तो उत्तर भारत के लोगों के पास सीट ज्यादा हो जाएगा और दक्षिण के राज्यों में सीट की संख्या घट जाएगी, जिसके कारण से क्या हो रहा है? इसका विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं बेटा, जैसे आप उत्तर प्रदेश में देखिए क्षेत्र सीमा बहुत बड़ा ना, आबादी बड़ा, क्षेत्र सीमा बड़ा। खास करके राजस्थान को ले लीजिए तो वहां पर बिरेल बिरेल आबादी है, तो 10 लाख पुराने में दूर दूर तक जाना जाता, उससे कार्य करने में भी कठिनाइयां होती है कि नहीं? 10 गो लोग यहाँ है, 10 गो लोग वहाँ है, 10 गो लोग वहाँ, उतना दूर देखने एक ही जगह पर 100 लोग रहेगा, उसका प्रतिनिधित्व कर लिया जाए ना। 10 गो उतना दूर जाना पड़ेगा, काम करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसके लिए भी बात बनी। चलिए, ये तो आप परिसीमन वाला समझ गए। न्यूज में रहा एक मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस। मॉरिशस देखिए एक द्वीपीय देश है, ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर में। कहा? हिंद महासागर में एक द्वीप है। मॉरिशस क्या है? हिंद महासागर में एक द्वीप है। देखिए, ये आप देख रहे हैं हिंद महासागर, ये पूरा क्या है? इंडियन ओशियन है बेटा, हिंद महासागर है। ठीक है, और यहाँ पर एक मॉरिशस देखिए, एक छोटा सा द्वीपीय देश है। हम भले इतना घेर दिए, ठीक है। इस द्वीपीय देश में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, तो वहाँ के जो सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, उस नागरिक सम्मान पुरस्कार का नाम क्या है? द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन। की ऑफ द इंडियन ओशन, ध्यान से देख लीजिए। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन, इस पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। क्या किया गया? सम्मानित। देखिए थोड़ा सा मॉरिशस के बारे में जान लेते हैं, फिर मोदी जी को बारे में। देखिए पहले आप जानिए कि ये तो मिला कब इनको? 2025 में। कब? 2025 में ये अवार्ड इनको दिया गया। ठीक है, अब तक ऐसे जो है ना देश, अलग अलग देशों के 21 देशों के अलग अलग 21 देशों को इनको ग्रेट नागरिक सम्मान पुरस्कार दिया गया। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे अपने यहाँ भारत रत्न ना, तो यहाँ वहां का जो है ना, ये क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। सबसे पहले नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2016 में सऊदी अरब के द्वारा, क्या? सऊदी अरब के द्वारा नागरिक पुरस्कार दिया गया था। सबसे पहले कहा 2016 में सऊदी अरब के द्वारा। ठीक है, उस पुरस्कार का नाम क्या था? किंग अब्दुल अजीज सैस। क्या? किंग अब्दुल अजीज सैस। दूसरी बार उसकी बाद अफगानिस्तान से मिला। कहां से? अफगानिस्तान से। उस पुरस्कार का नाम था अमीर अमन मुल्लाह खान। क्या? अमीर अमन मुल्लाह खान। इसी प्रकार आपको इनको लगभग 21 देशों से 2016 से मिलना प्रारंभ हुआ और अभी तक 2025 तक में 21 देशों से
पुरस्कार, यहाँ तक कि आपको अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, जर्मनी से, इन सभी देशों से इनको पुरस्कार सम्मानित किया गया। तो भैया ये आपको बताता कि भैया कितना पावरफुल नेता है हमारा ना, कितना पावरफुल नेता है हमारा। ठीक है, अब थोड़ा सा आते हैं मॉरिशस। देखिए मॉरिशस एक क्या है, द्वीपीय देश है। मॉरिशस की राजधानी लुई पोर्ट है। क्या? लुई पोर्ट है। मॉरिशस की राजधानी लुई पोर्ट है। ठीक है, देखिए यहाँ से यह जो मॉरिशस है मेडागास्कर के पूरब में, कितना? मेडागास्कर के पूरब में है। मेडागास्कर के पूरब में, इसकी मेडागास्कर से मॉरिशस की दूरी 240 मील है। कितना? 240 मील है। ठीक है, ये चीजें आपने ध्यान रखना। देखिए मॉरिशस के नीचे में ही एक रीयूनियन, क्या? रीयूनियन आइलैंड है, जो आज भी किसका उपनिवेश है? फ्रांस का। किसका? फ्रांस का। मॉरिशस के ऊपर में डियो गार्जोस द्वीप, तो आपने देखना है। देखो मॉरिशस एक द्वीपीय देश है, आपको अपने नक्शा में देखना भाई, हिंद महासागर में मॉरिशस के आसपास कौन कौन सा आइलैंड है। ठीक है, उन आइलैंडों में किनका अभी उपनिवेश बसा है या स्वतंत्र होल है, ये सारी चीजें आपको जानकारी इकट्ठा करके रखना। मॉरिशस के पूरब में क्या है, पश्चिम में कौन सा आइलैंड है, दक्षिण में कौन सा आइलैंड है, ये सब काम तो आपको करना ही पड़ेगा। देखिए ये जो मॉरिशस है ना, मॉरिशस में सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है। ठीक है, सबसे ऊंचा चोटी जो है उसका नाम है पितोन डे लाल पेतित रिविएरे नोएरे। ठीक है, तो इसकी कुल ऊंचाई 828 मीटर है। इसकी कुल ऊंचाई 828 मीटर है। ये चीजें आपको, ये सबसे केंद्रीय पठार है, इसी पर इसकी क्या है, राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी। ठीक है, सबसे मॉरिशस का सबसे बड़ा शहर क्या है? लुई लुई पोर्ट। क्या? लुई पोर्ट। आप देख लिए मॉरिशस से। ठीक है, अब आते हैं हम, परिसीमन हो गया कोका कोला। देखिए कोका कोला एक शीतल पेय है, आप सभी लोग जानते हैं ना, शीतल पेय। क्या है? शीतल पेय, ठंडा कोल्ड ड्रिंक जिसको कहते हैं ना, आप सब जानते हैं, लेकिन आपको सिर्फ जानना है कि इसको बनाया किसने। ठीक है, कोका कोला को बनाया किसने। देखिए सबसे पहले कोका कोला को पहली बार 12 मार्च 1984 को बोतल में लाया गया। क्या? बोतल में लाया गया, बाजार में बेचने के लिए क्या बंद किया गया? बोतल में। कब? 1984 को। ठीक है, हो सकता है मैं भी पूछ दे। देखिए 1886 में, कब? 1886 में फार्मिस्ट डॉक्टर जॉन पेम्बरटन, कौन? डॉक्टर फार्मिस्ट डॉक्टर जॉन पेम्बरटन ने इसे टॉनिक के रूप में बनाया। क्या? एनर्जी ड्रिंक के रूप में। किसके रूप में? एनर्जी। आजकल के बच्चा स्ट्रिंग पीता है ना, कहता है एनर्जी ड्रिंक है ना, उस समय ये एनर्जी ड्रिंक के रूप में लाए थे कोका कोला को ना, सबसे पुरानी ना। इसको बनाने का विधि क्या था? पेम्बरटन ने इसको जो बनाया था अपने घर के बगीचा में ही बनाया था। कहाँ? अपने घर के बगीचे में। ठीक है, उसमें इन्होंने क्या किया, नींबू का रस, नींबू निचोड़ लिया, दालचीनी, आप गरम मसाला खाते हैं ना, उसमें लकड़ी जैसा जो रहता, क्या था? दालचीनी। ठीक है, कोक की पत्तियां। क्या? कोक की पत्तियां, कोका कोला का जो होता है ना कोक, ठीक, उसकी पत्तियां, और ब्राजील की झाड़ियों। ब्राजील क्या है? एक देश ना अफ्रीका महाद्वीप में, एक देश है ब्राजील की, अफ्रीका में है, पगलेटे हो, दक्षिण अमेरिका में, सॉरी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है ब्राजील। ब्राजील के झाड़ियों से के बीज से क्या किया, लेकर के उसको गर्म पानी में एक मतलब कुछ टेम्परेचर, नियतांक टेम्परेचर पर गर्म करके, अच्छा ये बीज कौन कौन सा नाम नहीं बताया, नहीं तो आप लोग भी बना लेते। ठीक है तो बीज ना, कौन कौन बीज नहीं, ठीक है ना, तो उन बीजों को लेकर के गर्म करके, जैसा उनका विधि था वो आसवन विधि से इन्होंने क्या किया भैया, कोका कोला बनाया। अब एक न्यूज था दांडी यात्रा, आप जानते हैं 1930 में, अभी कितना है 2025 है ना, 2025 में 1930 घटा दीजिए हो बच्चा, 5
और ये 12 ना, 12 में से 3 गया तो 9, 12 में से 3 गया तो 9, और ये 10 में से 1 गया तो 195 बरस। कितना? 195 बरस हो गया ना 2025 में। तो अभी देखिए दांडी यात्रा का कुल लगभग अब 5 बरस के बाद 200 बरस पूर जाएगा ना। तो दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को गांधी जी के द्वारा ना, गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने नमक कर लागू कर दिया था, नमक पर टैक्स लगा दिया, तो उसी के विरोध में गांधी जी ने दांडी यात्रा किया। दांडी कहाँ है? गुजरात का एक समुद्र तटीय क्षेत्र है, गुजरात का समुद्र तटीय क्षेत्र। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा गुजरात में ही उन्होंने अपना साबरमती आश्रम बनाया था, साबरमती आश्रम से किया था। आपको ध्यान में रखना, दांडी यात्रा कहां से गांधी जी शुरू किए थे? साबरमती आश्रम से, ठीक है। तो 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर मुट्ठी भर नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा। देखिए गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को कहां पहुंच गए थे? दांडी पहुंच गए थे। गुजरात का एक समुद्र तटीय क्षेत्र है दांडी, वहां पर गए, मुट्ठी भर नमक बना करके नमक कानून को भंग कर दिया कि भैया अब से हम लोग खुद से नमक बना रहे, नमक पर कोई टैक्स वैक्स नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 6 अप्रैल को ही गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था ना। तो भैया ये जो है ना दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य तो नमक कानून को तोड़ना, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरुआत करना, बिगुल फूकना। तो कहां से फूके? दांडी से। कब? 6 अप्रैल को। कब? 1930 को। ध्यान में रखना, ये सब एकदम फेवरेट क्वेश्चन है, ये सब पूछ देता है। तो न्यूज में रहेगा तो काहे करंट से चलो चाहे हिस्ट्री से चलो, आपको दोनों चीज ध्यान में रखना है। क्लियर? इस यात्रा में 24 दिन का समय लगा। ए बच्चा, ये बार बार क्वेश्चन आता है, कितना दिन का समय लगा? 24 दिन का। अगर देखो इस यात्रा में कितना मील चला? 241 मील। अब वहां पूछ देगा किलोमीटर, मतलब छानल है बात, समझे? नहीं तो हम इतना खोल कर नहीं लिखाते, ठीक है। कितना? 388 किलोमीटर। कितना चला? 300। कितना अनुयायी थे उनके साथ में? तो 74 लोग थे। कितने? तो ये सब नहीं लिखे ना। इसे नमक सत्याग्रह या दांडी के नाम, दांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या जानते हैं हम लोग? नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं और दांडी मार्च के नाम से जानते हैं। इसी के साथ इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्या होता? कल जो हमें ना, कल का वीडियो जो लाएंगे बच्चा मेरे, प्रश्न काल पर लाएंगे, ठीक है ना। पॉलिटी का कुछ पॉइंट है जो राज्य के लिए आएगा, काम आएगा, ठीक ना, पॉलिटी में ही भी आप लोग का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस, धन्यवाद।